A very good morning to everyone those are watching this video. In this lecture we are going to understand the mean of interstate relation. It's a chapter of M. Lakshmikant, and we had covered 14 chapters where we understand about our citizenship and fundamental rights and the duties and many more things which is related to our constitution. My dear friends, in this lecture we will understand the relation between two or more states and what is the dispute between center and the state relating to anything like the water dispute and territory interstate boundary disputes, many more things. These are there here, and I want to say one thing to everyone. Please go through my lecture series, and if you find this is much more beneficial for you, you please subscribe first and like my videos, because for the quality of video your like button is very necessary for me for the further procedure. Getting now, let's start from very basic. And one thing I want to tell you here, this classes is very helpful for the UPSC students and PSC students and SSC and the UP SSC and the railways and many more exams where the need of the polity, right? So let's start the today's topics. It's starting from here. The successful functioning of the Indian federal system depends not only on the harmonious relations and close cooperation between the center and the states, but also between the interstate, I mean to say interstate relations. कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा जो यानी कि सक्सेसफुल फंक्शन अगर देखा जाए फेडरल यानी कि संघीय व्यवस्था किसकी, जो हमारी इंडियन सिस्टम की है, सो उसमें ये जरूरी नहीं है कि हमारे बीच में हारमोनियस रिलेशन मतलब एक समरसता का प्रभाव या उस टाइप का रिलेशन, और यही जरूरी नहीं है कि हम कोऑपरेट करके चल रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हमारे इंटर स्टेट रिलेशन कैसे हैं, ठीक है. हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन मेक द फॉलोइंग प्रोविजंस विद रिगार्ड टू इंटर स्टेट कमिटी, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे ऐसे यानी कि प्रोविजंस बनाए जो हमारे स्टेट और सेंटर को लेकर या सेंटर स्टेट को लेकर बनाए हैं, जिसमें यानी कि उनको हम लोग बारी बारी से समझेंगे. जैसे पहला पॉइंट है एडजुडिकेशन ऑफ द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स. कहने का मतलब यहाँ पर ये है, एडजुडिकेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हमें जस्टिफिकेशन मिले, मतलब यानी कि एक किस्म से ये एडजुडिकेशन का सीधा हिंदी में अर्थ बोलूँ तो न्यायिक निर्णय. मतलब जब भी हमें देखने को मिले कि इफ़ टू स्टेट्स आर फाइटिंग फॉर वन वाटर बॉडीज, देन इट्स अ ड्यूटी ऑफ द सेंटर और द सुप्रीम कोर्ट टू गिव द सोल्यूशन एट दैट पर्टिकुलर मैटर. सो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर उस डिस्प्यूट को कैसे भी रिजोल्व करना है, ठीक है. उसके बाद है कोऑर्डिनेशन थ्रू द इंटरस्टेट काउंसिल्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन क्या मतलब कोऑर्डिनेट करना एक यानी कि थ्रू किसके इंटरस्टेट काउंसिल्स के द्वारा, ठीक है. उसके बाद क्या है म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ द पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड्स एंड द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड फ्रीडम. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप कहते नहीं म्यूचुअल एक समरसता का प्रभाव रखना, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ द पब्लिक एक्ट्स, यानी कि पब्लिक एक्ट्स जो है उसको यानी कि म्यूचुअली यानी कि रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसके रिकॉर्ड्स एंड द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को आगे फर्दर बढ़ाना चाहिए, ठीक है. उसके बाद क्या आता है कि फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स एंड द इंटरकोर्स. कहने का मतलब यहाँ पर यह है ये आज़ादी होनी चाहिए कि देश के अंदर राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में मतलब ट्रेड होना चाहिए. कॉमर्स मतलब वाणिज्य का पूरा यानी कि एक क्या बोलते हैं दौरा देखने को मिलना चाहिए कि हाँ इनके बीच में ट्रेड हो रहा है, सेंटर स्टेट के बीच में यानी कि ट्रेड हो रहा है. इन टाइप का इंटरकोर्स हमें देखने को मिलना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है. और इसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसको स्टेट को या मतलब यानी कि आई मीन टू से स्टेट इज़ हियर ओनली इन द सेंस ऑफ सेंटर. तो सेंटर को या मतलब यूनियन गवर्नमेंट को उसके लिए सोचना चाहिए, उस पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अपना एक यानी कि मत देना चाहिए कि इट्स अ फेवर ऑफ this particular state and it's not favor of this particular state, so finally give the solution both favoring in the both state, right? So in addition the zonal council have been established by the parliament to promote interstate cooperation and the coordination. इसी के केस में अगर देखा जाए तो जोनल काउंसिल जो था उसको प्रमोट यानी कि उसको इस्टेब्लिश किया गया, किस लिए कि पार्लियामेंट जो है उसको प्रमोट कर सके इंटरस्टेट कोऑपरेशन, कि दोनों स्टेट या बहुत सारे स्टेट आपस में कोऑपरेट करके चलें, उनका यानी कि कोऑर्डिनेशन उनका जो यानी कि मिलजुल कर चलना वो जरूरी है. जैसे आगे बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जिनको मैं यानी कि एक सीरीज में लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा कि आखिरकार ये यहाँ पर किस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हुआ और किस किस के बीच में हुआ और कब हुआ और तब यानी कि स्टेट ने या मतलब आई मीन टू से सेंटर ने क्या किया। जैसे यहाँ पर एक ये है
कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, यानी कि दो राज्यों के बीच में वाटर डिस्प्यूट जब होता है तो आर्टिकल हमारा जो है 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडजुडिकेशन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। इट मेक्स टू प्रोविजंस, दो प्रोविजंस बताता है। पहला क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर ये जो आर्टिकल 262 है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि न्यायिक निर्णय एडजुडिकेशन ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, किसी वाटर को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, अब जब भी यानी कि ऐसी केस आए तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे संविधान में दो एंट्री हैं। पहली एंट्री जो है वो यानी कि एंट्री नंबर 70 है, ठीक है, 17, एंट्री नंबर 17 मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ क्योंकि डिटेल में नॉलेज देना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एंट्री नंबर 17 जो है, ठीक है, उसमें जो लिस्ट सेकंड है वो हमारी यानी कि किससे रिलेट करती है, ये स्टेट लिस्ट से यानी कि रिलेट करती है, तो ये स्टेट लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ये भी मतलब अगर स्टेट लिस्ट में अगर देखा जाए तो एंट्री नंबर जो 17 है, एंट्री नंबर 17 की लिस्ट नंबर सेकंड, उसके अंदर वाटर डिस्प्यूट के बारे में पूरा प्रावधान दे रखा है। आर्टिकल यानी कि 262 का ही अगर दूसरा यानी कि सेंटर के केस में देखा जाए, जैसे यूनियन लिस्ट, उसमें लिस्ट जो फर्स्ट है उसके अंदर यानी कि ये बताया गया है कि जो यानी कि एंट्री नंबर 56 है, उसके अंतर्गत जो लिस्ट फर्स्ट आती है, उस लिस्ट फर्स्ट के अंतर्गत वाटर डिस्प्यूट के बारे में बताया गया कि किस तरीके का यानी कि वाटर डिस्प्यूट किस तरीके से रिजोल्व किया जाएगा, ठीक है। सो ये दो चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अब इसमें यानी कि अब जैसे आगे क्या हो रखा है, पार्लियामेंट क्या करता है उसके यानी कि इस केस को लेकर, जैसे अगर कोई मान लो सपोज करो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अगर देखने को मिलता है उस केस में, ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको। पार्लियामेंट में बी लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और द कंप्लेंट with the respect of to the use, distribution and control of the water of any interstate river and the river valleys। कहने देखो हम एक एक शब्द को समझेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट जो है वो क्या कहता है, एक लॉ प्रोवाइड करता है किसके लिए, न्यायिक निर्णय के लिए, किसका, जो डिस्प्यूट हुआ किसके बीच में, कंप्लेंट और यानी कि रिस्पेक्ट जो यूज करता है किसका, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंट्रोल ऑफ वाटर के बारे में, ठीक है, कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटर स्टेट एंड द इंटर यानी कि रिवर वैली या मतलब या रिवर के बीच में कोई यानी कि दो राज्यों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो उसको यानी कि पार्लियामेंट इसमें यानी कि इस डिस्प्यूट को रिल्यूज करने का कोशिश करेगा, ठीक है। ये बात तो ये हो गई। दूसरा क्या बोलता है उसको देखो, Parliament may also provide that neither the Supreme Court nor any other court to exercise jurisdiction in respect of any such dispute or the complaint। उसने सीधा बोला कि पार्लियामेंट कहता है कि ऐसे केसेस में ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई यानी कि हाई कोर्ट या मतलब या जो लोक अदालत वगैरह होती हैं वो इस केस में जुरिस्डिक्शन लेकर नहीं आएगा, ठीक है। ओनली इस टाइप के केस जो होंगे पार्लियामेंट के अंतर्गत रखे जाएंगे, उस पर बहस होगी और फिर उसका निर्णय निकाला जाएगा लाभ के प्रति, ठीक है। अगला आते हैं अंडर दिस प्रोविजन, यानी कि अगर इस प्रोविजन में देखा जाए तो पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड 2 laws, यानी कि दो लॉ को इनेक्ट करके देती है। क्या कहता है उसमें, फर्स्ट लॉ है किसका, क्या बोलता है कि रिवर बोर्ड्स एक्ट जो है, यानी कि रिवर बोर्ड एक्ट जो था 1956 में आया था, और दूसरा एक यानी कि था इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो था यानी कि वो भी 1956 में आया था। इस प्रोविजन मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे देश में बहुत जब मतलब यानी कि हम आज़ाद हुए तो बहुत सारे लोगों को पानी की किल्लत देखने को मिल रही थी, तो उसने कहा कि ये पानी इधर आ रहा है तो हमारे में है तो हमारा हो गया, वो तुम्हारे में तो तुम्हारा हो गया। अब आगे का अगर आगे कोई स्टेट पड़ गया तो वहीं के पूरा पानी रोक दिया कि मैं तुम्हारे में पानी जाने नहीं दूंगा। तो इस टाइप की बहुत सिचुएशन देखें, जैसे आप तमिलनाडु में देख सकते हो और केरला का एक केस लेकर आता है जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला है, उसमें भी यानी कि वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। उसमें होता क्या है कि केरला वाले बोलते हैं कि भैया आप यानी कि थोड़ा 1 फीट यानी कि वाटर लेवल अगर आप नीचे कर लोगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट का जो यानी कि मतलब जो बांध है मतलब डैम है वो बहुत पुराना हो गया, 100 साल से भी ऊपर हो गया। उसको अगर आप पानी बढ़ाकर रखेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि बांध फटेगा तो हमारे यहाँ पूरा त्रासदी आ जाएगी, मतलब पूरा मतलब बहस आ जाएगा। तो आप ऐसा कर लीजिए 1 फीट जो है नीचे कर लीजिए और आप अपना भी पानी यूज़ करिए, हमें भी पानी यूज़ करने दीजिए। लेकिन तमिलनाडु कहता है अगर मैं 1 फीट नीचे करूँगा तो उस केस में मुझे ये देखने को मिलेगा कि मैं अपने मतलब जो भी मेरे स्टेट के लोग हैं उनको मैं पानी नहीं पिला पाऊंगा, उसको मैं लाभ नहीं दे पाऊंगा। तो इस चीज़ के बीच में बहुत बहस चल रही है, अभी तक उसका कोई यानी कि सॉल्यूशन नहीं मिला है।
बात समझ आ गई? अब देखना कि क्या है। द रिवर बोर्ड्स एक्ट्स प्रोवाइड्स फॉर द establishment of river board for the regulation and the development of interstate river and the river valleys। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हमने क्या करते हैं, जैसे हम लोग जो पार्लियामेंट्री है कुछ बोर्ड्स बनाती है जिसको बोलते हैं रिवर बोर्ड, या मतलब यानी कि जिससे भी रिलेटेड होती है। नहर के लिए बना है तो नहर से रिलेटेड, रिवर से बना है रिवर से रिलेटेड, एनीथिंग से रिलेटेड टू एनीबडी, उसी के नाम पर उसे एक बोर्ड बना दी जाती है। वो क्या करता है, एक नया रिवर बोर्ड्स के इस्टेब्लिशमेंट करता है और यानी कि रिलेशंस एंड द डेवलपमेंट के बारे में बताता है, किसके, रिवर एंड द रिवर वैलीज के बारे में। अ रिवर बोर्ड इज इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो रिवर बोर्ड है उसको किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट, जब कोई स्टेट उससे रिक्वेस्ट करता है कि हमारे ये जो यानी कि ये डिस्प्यूट है इसे सॉल्व करवाइए, क्योंकि गवर्नमेंट कंसल्ट करती है उसको क्या, एडवाइस देने में, कि जैसे मान लो सपोज करो कोई स्टेट गवर्नमेंट है, कहती है कि महाराज अब तो सुन लो, बहुत परेशान हो गए हैं, अब हमारे लिए कोई बोर्ड तो बना दो, या मतलब किसी तरीके से इसका निर्णय करो। तो उसके बेस पे क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक बोर्ड तैयार करती है और कहती है कि देखो इसमें क्या एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। वो बोर्ड पूरा जांच पड़ताल करती है, फिर उसका एक बैठ के एनालिसिस करती है। एनालिसिस करने के बाद ये निकल को आता है कि हाँ इतना इनका गलत हो रहा है और इतना इनका गलत हो रहा है। अब सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि दोनों का गलत ना हो, मतलब दोनों ही फायदे में रहें। क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए, मैं सच में बोलूँ तो अगर बुद्धा की फिलोसॉफी आपको समझ में आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको 100% समझ में आ जाएगा। बुद्धा हमेशा कहता है ना ही इन्फीरियर ना ही सुपीरियर, वी आर एट द मिडिल पाथ। सो आई मीन टू से, अगर हम लोग कहें कि ना ही हम ज़्यादा ऊपर जाएंगे ना ही नीचे जाएंगे, हम मिडिल में रहेंगे, ना ही हम सड़क के नीचे चलेंगे ना ही सड़क से ज़्यादा ऊपर उड़ेंगे, हम सड़क पर चलेंगे। बात समझ आएगी? हम लोग मिडिल पाथ का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात आती है आगे की। आगे क्या बोल रहा है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट्स एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट्स है वो एम्पावर करता है, मतलब एक सशक्त बनाता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उसमें क्या बोलता है, टू सेट अप एडहॉक ट्राइब्यूनल्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। देखिए एक यहाँ पर एक शब्द है एडहॉक। एडहॉक का मतलब ये होता है कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है, जब कभी जरूरत पड़ेगी तब। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट आपको देखने को मिलता है वो तभी देखने को मिलेगा जब अगर कोई दो यानी कि जब कोई दो यानी कि स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं, दो कोई स्टेट आपस में लड़ रहे हैं, उनका यानी कि डाउट्स आपको रिजॉल्व करना है, उनका यानी कि जो डिस्प्यूट उसे रिजॉल्व करना है, उसको कम करना है, तो उनके बीच में एक एडहॉक यानी कि एडहॉक के ट्राइब्यूनल्स को यानी कि तैयार किया जाएगा न्याय के लिए। और फिर वाटर जो यानी कि डिस्प्यूट फैला पड़ा है उसको कैसे भी कम करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल वुड बी फाइनल एंड द बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड द डिस्प्यूट्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो डिसीजन है, डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल वुड बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट, मतलब दो पार्टियों के बीच में मान लो डिस्प्यूट हो रहा है। अब दो पार्टियों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है तो जो यानी कि जो ट्राइब्यूनल जो निर्णय लाएगी वो दोनों ही पार्टियों पर यानी कि बंधनी होगा। बंधनी मतलब बाइंडिंग होगा, अगर जो कहेगी उसको मानना पड़ेगा तो पड़ेगा, ठीक है। आगे बात आती है, नाइदर सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट्स विच मे बी रिफर्ड टू अ सच ट्राइब्यूनल अंडर दिस एक्ट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ना ही सुप्रीम कोर्ट और ना ही कोई अदर कोर्ट टू हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट, उनके पास कोई भी ऐसा जुरिस्डिक्शन यानी ये न्याय नहीं होगा न्याय करने के लिए कि वो इस पर यानी कि बात उठाएं, ठीक है। ये सारे ये जो यानी कि केसेस होंगे पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट क्या करेगी, एक नई ट्राइब्यूनल को तैयार करेगी और वो फिर क्या करेगी, इसका न्याय करेगी, ठीक है, बोर्ड को तैयार करेगी, ठीक है। अब बात आते हैं अगला, द नीड फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी टू सेटल इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एज फॉलोज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि नीड फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी टू सेटल इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एज फॉलोज। कहने का मतलब यहाँ पर ये बहुत सारे हमें इस चीज़ों की जरूरत पड़ती है, नीड पड़ती है यानी ज़रूरत पड़ती है एक्स्ट्रा जुडिशियल, कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, यानी कि कमिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम यानी कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उसको यानी कि कम कर सकें, ठीक है। जैसे नीचे आ जाइए, जैसे द सुप्रीम कोर्ट would indeed have a jurisdiction to decide any dispute between the state in connection with the water supplies। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट would indeed have a jurisdiction। सुप्रीम कोर्ट के पास एक क्या हो सकता है, होना चाहिए कि एक
जुरिस्डिक्शन होना चाहिए टू डिसाइड एनी डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड द इन द कनेक्शन विद द वाटर सप्लाईज। मैं अगर सीधा बोलना चाहूँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं दे सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक यानी कि ये हो सकता है कि ये सलाह दे सकता है पार्लियामेंट की कि भाई इतने दिन से क्यों परेशान किए हुए हो। आपने देखा होगा मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर यानी कि पंजाब और यानी कि हरियाणा के बीच में बहुत सारे ऐसे वाटर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। केरला और तमिलनाडु के बीच में बहुत सारे वाटर, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका के बीच में भी वाटर डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, ना ही हाई कोर्ट के पास है। हम लोग मुद्दा उठाते हैं, ये हाई कोर्ट कहता है कि ठीक है मैं पार्लियामेंट तक इसकी बात पहुँचाता हूँ। पहुँचाने के बाद होता क्या है, वो लोग देखो, अगर सच बताऊँ हमारे देश में अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हम लोग इस देश को डेमोक्रेटिक ना कहकर एक मोनार्कियल या एनार्कियल कंट्री समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनकी एक डोमिनेंसी सी छा जाएगी। उनको तोड़ने के लिए, उनको उनकी इज्जत मतलब उनको उनकी यानी कि औकात दिखाने के लिए सबसे अगर बेहतर चीज़ है हमारे देश में तो सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को थर्ड पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। ठीक है, अगर हमें कुछ भी नहीं होता है तो हम अपने राइट्स को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में यानी कि जा सकते हैं। हम पहले तो जाएंगे रिट्स के द्वारा हाई कोर्ट में, वहाँ से अगर नहीं होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इफ लीगल राइट्स और इंटरेस्ट आर कंसर्न्ड, यानी कि यदि लीगल राइट्स जो हैं एंड जो यानी कि इंटरेस्ट है उनको कंसर्न किया जाता है, जैसे बट द एक्सपीरियंस ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैज शोन दैट द rules of law based upon the analogy of private proprietary interest in water do not afford a satisfactory basis for the settling a dispute between the state where the interest of the public at a large in the proper use of the water supplies and the involved anything जो भी मैंने बताया उसको देख लेना। अब बात आती है आगे सो फार, यानी कि जैसे ही यानी कि 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अप 9 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स। उन्होंने 2019 में, ठीक है, जो स्टेट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी उन्हें 2019 में एक यानी कि 9 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को यानी कि रिजोल्व करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए 9 ट्राइब्यूनल्स को यानी कि इस्टेब्लिश किया, खड़ा किया, बनाया। किस लिए? कि ये यानी कि जो डिस्प्यूट फैला पड़ा है उसे कम किया जाए। ठीक है, द नेम ऑफ द ट्राइब्यूनल्स, द ईयर इन विच दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एंड स्टेट इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट आर मेंशन्ड। यानी कि वो जो यानी कि ट्राइब्यूनल्स थे, कौन सा था, कौन सा ईयर था और कौन से यानी कि डिस्प्यूट था किसको रिवर को लेकर और कौन कौन से स्टेट थे, वो सभी नीचे इस लिस्ट में दिखाए गए, जैसे मैं अभी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखो, इसी को मैं उस वक्त बात कर रहा था। जैसे कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल था फर्स्ट, तो इसमें क्या हुआ था, ये कब था, ये कब बना, यानी कि ये कब डिस्प्यूट पैदा हुआ हाँ, ये इसको यानी कि कब सेटअप किया गया 1969 में। और ये डिस्प्यूट किस किस के बीच में यानी कि इन्वॉल्व था, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसी के बाद सेकेंड नंबर पे हमारा आता है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स। ये भी सेम ईयर था और ये जो इसमें यानी कि स्टेट से महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड द मध्य प्रदेश एंड द ओडिशा, इसमें 5 स्टेट फाइट कर रहे थे एक वाटर की बॉडीज के लिए, मतलब यानी कि जो गोदावरी का वाटर था उसके लिए लड़ रहे थे कि ये वाटर इतना हमारा आना चाहिए, इतना हमारा आना चाहिए, तुमने हमारा पानी दबा लिया। तो ये सब चीज़ें उस वक्त चल रही थी। सेम ईयर में ही यानी कि 1969 में नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स जो था वो यानी कि राजस्थान, गुजरात एंड क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश एंड द महाराष्ट्र में यानी कि ये इन्वॉल्व था उस वक्त। यानी कि राजस्थान, देखो राजस्थान को किल्लत तो पड़ेगी पानी की, तो इसलिए नर्मदा के लिए वो चिल्ला रहा था। गुजरात को भी जरूरत थी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को भी जरूरत थी। ये 4 स्टेट आपस में फाइट कर रहे थे इस पानी के लिए, तो इसको भी यानी कि सॉल्व किया गया इस ट्राइब्यूनल के द्वारा। अभी भी थोड़े किल्लत देखने को मिलती है। रवि व्यास वाटर डिस्प्यूट्स, 2 रिवर रवि एंड व्यास, वो कब आया, सेटअप कब किया गया 1986 में। और ये किसके किसके बीच में था, पंजाब, हरियाणा एंड द राजस्थान। देखिए राजस्थान अधिकतर इन्वॉल्व मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पानी की किल्लत आपको देखने को मिलती है। किस कारण हरियाणा और राजस्थान में पानी की किल्लत इसलिए देखने को मिलती है, यहाँ पर मेनली जो रिवर्स हैं वो सीजनल हैं,
ना ही यानी कि ईयरली बहने वाली यानी कि जो वो नहीं दिखेंगी, मतलब जैसे ही गर्मी आएगी सूख जाएंगी पूरी पूरी। तो उन्हें वाटर की अगर मतलब यानी कि क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो तो वो शायद बह सके, इसलिए डिमांड करते हैं कि हमें पानी इतना चाहिए। सिमिलरली हरियाणा में भी, आप हरियाणा में जाइए, कुछ ऐसे स्टेट मतलब यानी कि कुछ ऐसे मतलब यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हाँ वी कैन ग्रो द पैडी कल्टिवेशन। बट इन द केस ऑफ मेनी मोर पार्ट्स ऑफ द हरियाणा एंड द राजस्थान वी फाइंड लाइक अ वीट कल्टिवेशन एंड द आई मीन टू से कोकोनट, नॉट अ कोकोनट, इट्स क्या बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा, या ज्वार एंड बाजरा, दीज टाइप्स ऑफ एंड कॉटन इज देयर। तो दीज टाइप्स ऑफ द आई मीन टू से what we call it, yeah. So leave it, further proceed. Kaveri water dispute. So what is Kaveri? अब कावेरी वाटर डिस्प्यूट किसके बीच में था? 1990 में ये कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु के बीच में एंड पुदुचेरी के बीच में देखने को मिला। इस तरीके से इनको आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किन के बीच में इस समय में हुआ, और यानी कि उस समय यानी कि एक सेटअप किया गया ट्राइब्यूनल्स का, किसके केस में, यानी कि इनको सॉल्व करने के केस में। अब बात आती है इंटरेस्टेड यानी कि काउंसिल्स। सो इंटरेस्टेड काउंसिल्स में अगर देखा जाए, आर्टिकल 263 जो है contemplates the establishment of the interested councils to affect the coordination and between the state and the state and between the center, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई भी ऐसा कंटेम्पलेशन ना देखने को मिले जिसमें यानी कि बराबर यानी कि कोऑर्डिनेशन बनता रहे, ठीक है, और इनके अंदर यानी कि कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन रहे। इसके लिए आर्टिकल जो 263 है वो कहता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए किसकी, ट्राइब्यूनल्स को, और इनको अच्छे से बनाकर रखना है आगे के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इसीलिए जो प्रेसिडेंट कैन स्टैब्लिश सच अ काउंसिल, यानी कि काउंसिल बनाकर रखना है किसके लिए, मैं ट्राइब्यूनल्स गलत बोल गया पहले, काउंसिल बनाएगा। इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू हिम दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व बाई इट्स इस्टेब्लिशमेंट। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रेसिडेंट ये बोलता है, या प्रेसिडेंट यह बोलते हैं क्या, इस्टेब्लिश अ सच काउंसिल, ऐसी कोई काउंसिल यानी कि इस्टेब्लिश करनी चाहिए। इफ एट एनी टाइम, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, टू हिम, उसको ले देख के, डैट द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि वहां पर अगर पब्लिक इंटरेस्ट ज्यादा जाग रहा है, टू सर्व बाई इट्स इस्टेब्लिशमेंट, कि पब्लिक को भी उसमें यानी कि अपना इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पब्लिक को भी अपना यानी कि पब्लिक को भी अपना उसमें यानी कि योगदान दिखाना चाहिए, उसको यानी कि इस्टेब्लिश करने के लिए कि हाँ ये इस तरीके से हो सकता है, ये इस तरीके से हो सकता है, हर वक्त गवर्नमेंट पे ही थोपना नहीं है। ही कैन डिफाइन द नेचर ऑफ द ड्यूटीज, यानी कि ये क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है नेचर ऑफ ड्यूटीज टू द परफॉर्म्ड बाय सच अ काउंसिल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोसीजर। कहने का मतलब ही कैन डिफाइन, वो यानी कि डिफाइन कर सकता है द नेचर ऑफ द ड्यूटीज, यानी कि उसकी जो ड्यूटीज है या उसका जो नेचर है उसको यानी कि डिफाइन कर सकता है। टू बी परफॉर्म्ड बाय सच अ काउंसिल, उस काउंसिल के द्वारा यानी कि परफॉर्म किया जाएगा। इट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसका कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, एंड उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरीके से वो प्रोसीड करेगी, ठीक है, बात में आ गई। अब आगे बात करते हैं। So even though the president is empowered to define the duties of an interested council, यानी कि हमारे जो अक्सर क्या देखने को मिलता है, जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, एम्पावर मतलब सशक्त बनाता है, डिफाइन करता है चीज़ों को कि आपकी क्या क्या ट्राइब्यूनल्स या काउंसिल की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। आर्टिकल जो हमारा 263 है वो कहता है कि ड्यूटीज डेट कैन बी असाइंड टू इट, यानी कि कौन सी ड्यूटी जो इनको असाइन की गई, फॉलोइंग मैनर्स, यानी कि कुछ ड्यूटीज हैं उनको अलग अलग तरीके से दिखाई, जैसे इसमें दिखाया गया है इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइजिंग अपॉन अ डिस्प्यूट विच में अराइज बिटवीन स्टेट्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इंक्वायरिंग इनटू, यानी कि उनको इंक्वायर किया जाता है, इनटू किसमें, इनटू एंड ऑर्गेनाइजिंग अपॉन द डिस्प्यूट, यानी कि उसको क्या करें, पहले उसकी इंक्वायरी बैठाई जाएगी, फिर उस पर यानी कि एडवाइजिंग किया जाएगा, मतलब उस पर एडवाइस दी जाएगी क्या सलाह होनी चाहिए, ठीक है। उस डिस्प्यूट को क्या करना है हमें, पहले कितने लेवल तक उठ चुका है, किसके किसके बीच में, स्टेट के बीच में, तो उसको यानी कि रिसॉल्व या मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। Investigation and the discussing subjects which the states or the center and the states have common interest on। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना, मतलब उसको यानी कि
खोज करना, एक किस्म से इन्वेस्टिगेशन, मतलब एक किस्म से उसका यानी कि जांच पड़ताल करना कि, और उस पर यानी डिस्कशन करना कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर यानी कॉमन सी चीज़ जिसके लिए दोनों लोग लड़ रहे हैं, क्या इंटरेस्ट है उसको सोचना। तीसरी बात अब तीसरी बात क्या करें, मेकिंग द रिकमेंडेशंस अपॉन एनी सच सब्जेक्ट्स एंड द particularly for the better coordination of a policy and action on it। मैंने कहा, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, हमें क्या करना है, मेकिंग रिकमेंडेशन, उस पर रिकमेंडेशंस को बनाना है अपॉन सच सब्जेक्ट, उस ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर पार्टिकुलरली अगर देखा जाए तो बेटर यानी कि कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, और पॉलिसी का एंड यानी कि एक्शंस उस पर सही ढंग से लिया गया हो। काउंसिल्स फंक्शंस टू एनक्वायर एंड एडवाइस अपॉन इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स इज कंप्लीमेंट्री, ठीक है, कंप्लीमेंट्री टू द सुप्रीम कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल, अगर हम देखें 131, ठीक है, टू डिसाइड अ लीगल कंट्रोवर्सी बिटवीन द गवर्नमेंट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट्स का जो जुरिस्डिक्शन है अंडर यानी कि आर्टिकल 131 वो डिसाइड करके चलता है अलीगल कंट्रोवर्सी बिटवीन द किसके, गवर्नमेंट्स के बीच में। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, द काउंसिल कैन डील विद एनी कंट्रोवर्सी वेदर लीगल और नॉन लीगल। कहने का मतलब यहाँ पर जो काउंसिल है वो डील करेगी एक कंट्रोवर्सी, क्या कंट्रोवर्सी फैलाई जाती है, मतलब यानी कि एक किस्म से अफवाह, क्या कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है, आखिरकार वो अगर वो अफवाह जो फैलाई गई है सच में सही है, क्या सही नहीं है, इन दोनों के बारे में सोचेगी वो। अगर सही है तो उस पर बात किया जाएगा, नहीं है तो उसको यानी कि स्टॉप करने की कोशिश की जाएगी। बट इट्स फंक्शन इज एडवाइजरी, उसके जो फंक्शंस हैं उनको सलाहपूर्वक यानी कि देखा जाएगा, अनलाइक दैट ऑफ द कोर्ट विच गिव्स अ बाइंडिंग डिसीजन, यानी बहुत से लोगों को ऊपर बाइंडिंग मतलब थोपा जाना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अंडर द अबव यानी कि प्रोविजंस द आर्टिकल 263 the president has established the following councils to make the recommendations for the better coordination of the policy and the action in related subjects। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर हम देखें अंडर द अबव यानी कि प्रोविजंस, जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं हमारे आर्टिकल्स यानी कि 263 में, तो प्रेसिडेंट क्या करता है, स्टेब्लिश कर सकता है फॉलोइंग यानी कि काउंसिल बना सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है उसके बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है, एंड अच्छे एक्शंस को उस पर ले सकता है, ठीक है। उसमें कुछ यानी कि पॉइंट्स है जिससे मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये हो गया सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, यानी कि ऐसी कोई काउंसिल बनाना जो यानी कि किसके लिए होना चाहिए, यानी कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। सेंट्रल काउंसिल ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स एंड, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के लिए कुछ सेंट्रल काउंसिल होनी चाहिए। 4 रीजनल काउंसिल्स फॉर द सेल टैक्स एंड फॉर द नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड द सॉर्दर्न जोन्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि 4 रीजनल काउंसिल्स होनी चाहिए, जिसमें यानी कि सेल टैक्स के लिए, ठीक है, और वो सेल टैक्स के लिए होनी चाहिए किस किस डायरेक्शन में, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड द सॉर्दर्न जोन्स में। तो ये सभी आज के लेक्चर में मैंने इन चीज़ों को कवर अप किया। फर्दर जो पॉइंट बचा है वो मैं आई मीन टू से जो भी लेफ्ट पॉइंट बचे उनको मैं फर्दर लेक्चर में लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए मेरे लेक्चर में, और हम इस लेक्चर सीरीज को एक दिन पूरा करके ही मानेंगे। अपने दोस्त के साथ जितना हो सके उतना लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लेक्चर में बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।